हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने होश उड़ना इस फ्रेज को लेकर के डेली लाइफ में बोले जाने वाले कुछ हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो आइए एक एक करके उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, होश उड़ना के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वह है फ्रीक आउट। होश उड़ना का मतलब उसके जो फ्रेज यूज होगा वह होता है फ्रीक आउट, और फ्रीक आउट का यूज करके हम बहुत से डेली लाइफ में बोले जाने वाले वाक्यों को बना सकते हैं और उनको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम बोल सकते हैं। हमारा पहला वाक्य है, उसे देखकर प्रतिवादी के होश उड़ गए। फिर हमारा दूसरा वाक्य है, खराब समाचार सुनकर विद्यार्थी के होश उड़ गए। और तीसरे अगर वाक्य की बात करें तो पत्र की लिखावट देखकर शिक्षक के होश उड़ जाएंगे। अब इन तीनों वाक्यों को देखिए। पहले वाक्य पर पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ को समझने में आसानी रहे। उसे देखकर प्रतिवादी के होश उड़ गए। इस वाक्य में दो काम हुए हैं, एक काम पहले हुआ है, दूसरा काम बाद में हुआ है। जो पहले काम हुआ है वह क्या है, उसे देखकर, यानी उसे देखकर प्रतिवादी के होश उड़ गए। जो प्रतिवादी था उसने किसी को देखा, किसको देखा, उसे को देखा और देखने के बाद प्रतिवादी के होश उड़ गए। यानी यहाँ दो काम हो रहा है, उसे देखकर प्रतिवादी के होश उड़ गए। तो उसे देखकर यह पहला काम हुआ है। शुरुआत में प्रारंभ में काम यही हुआ है, और इस काम के होने के तुरंत बाद प्रतिवादी के होश उड़ गए, यानी प्रतिवादी ने उसे ज्यों ही देखा, देखते ही देखते प्रतिवादी के होश उड़ गए, तो यह दूसरा काम हुआ है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, अर्थात वर्ब की वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ करके और हम इस तरह के वाक्यों को बना लेते हैं। तो या तो हम शुरू के देखते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि उसे देखकर, तो पहले काम देखने क्या हुआ है, और देखने के लिए हम सी का यूज करेंगे। तो सी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे सीइंग हिम या हर। अगर हमें मेल या फीमेल के बारे में जानकारी है तो उसके हिसाब से हम हिम या हर का यूज कर लेंगे। तो सीइंग हिम या सीइंग हर, सीइंग हिम या सीइंग हर, कामा प्रतिवादी के होश उड़ जाएंगे, प्रतिवादी के होश उड़ गए। तो द डिफेंडेंट फ्रिक्ड आउट, चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो फ्रिक का सेकेंड फॉर्म ईडी बढ़ा के देंगे, फ्रिक्ड आउट हो जाएगा। तो सीइंग हिम कामा द डिफेंडेंट फ्रिक्ड आउट। अब इस वाक्य को सेइंग हिम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बताया गया, हम इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, हम सीधे सीधे जो है इसको बाद में ही यूज़ करके बनाते हैं। और उसको हम देखते हैं कि इस तरह से इन वाक्यों को हम बनाने के लिए हम क्या जो है मेथड यूज करते हैं। तो जैसा कि अब क्लियर हो गया होगा, इसी तरह से खराब समाचार सुनकर, तो खराब समाचार का सुनना और विद्यार्थी का होश का उड़ना, यह दोनों काम लगभग साथ ही साथ, सुनना और होश उड़ना दोनों काम साथ ही साथ हुए हैं। तो इसमें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन हियरिंग द बैड न्यूज। सुनना हियर, और हियर के पहले हियर में आईएनजी जोड़ देंगे हियरिंग। तो ऑन हियरिंग द बैड न्यूज, हम ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। हियरिंग द बैड न्यूज से भी काम चला सकते हैं। ऑन हियरिंग द बैड न्यूज यह भी लगा सकते हैं। अपॉन हियरिंग द बैड न्यूज यह भी लगा करके हम वाक्य को बना सकते हैं। तो फिलहाल एक एक करके वाक्यों को हम देखते हैं और इसको बनाने के अलग तरीके के बारे में, जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं, तो इसको हम बाद में बताएंगे किसी वीडियो में। फिलहाल जो हमारा वर्तमान है फ्रिक्ड आउट, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो होगा प्रतिवादी, तो पहले हम इसी को लिखेंगे द डिफेंडेंट, द डिफेंडेंट, और इसके बाद होश उड़ गया तो लिखेंगे फ्रिक्ड आउट, फ्रिक्ड, द डिफेंडेंट फ्रिक्ड आउट। और फिर क्या हुआ, अपॉन सीइंग हिम, द डिफेंडेंट फ्रिक्ड आउट अपॉन सीइंग हिम।
दूसरा वाक्य है खराब समाचार सुनकर विद्यार्थी के होश उड़ गए। तो विद्यार्थी के होश उड़ गए, यहाँ पर हम लिखेंगे जो बाद में काम हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। द स्टूडेंट फ्रीक्ड आउट। क्या विद्यार्थी के होश उड़ गए खराब समाचार सुनकर। ऑन हियरिंग द बैड न्यूज। खराब समाचार सुनकर। तो खराब समाचार सुनकर विद्यार्थी के होश जो थे वो क्या हो गए, उड़ गए। हमारा अगला सेंटेंस है पत्र की लिखावट देखकर शिक्षक के होश उड़ जाएंगे। The teacher will freak out on seeing the handwriting of the letter. The teacher will freak out on seeing the handwriting of the letter. पत्र की लिखावट देखकर शिक्षक के होश उड़ जाएंगे। अगला है दुर्घटना सुनकर उसके होश उड़ जाएंगे। दुर्घटना सुनकर उसके होश उड़ जाएंगे, तो हम लिखेंगे उसके होश उड़ जाएंगे। तो he will freak out, he will freak out। दुर्घटना सुनकर when he hears about the accident, when he hears about the accident। तो यह हो गया दुर्घटना सुनकर उसके होश उड़ जाएंगे। He will freak out when he hears about the accident। हमारा अगला वाक्य है क्या हुआ उसके चाचा के होश उड़े हुए क्यों हैं। क्या हुआ उसके चाचा के होश उड़े हुए क्यों हैं। What happened। हम इसको पहले लिखेंगे What happened, क्या हुआ। What happened क्या हुआ उसके चाचा के होश उड़े हुए हैं। तो why is his uncle freaking out तो what happened, why is his uncle freaking out, उसके चाचा के होश उड़े हुए क्यों हैं, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य बनेगा। तो क्या हुआ उसके चाचा के होश उड़े हुए क्यों हैं। तो what happened, why is his uncle freaking out। हमारा अगला सेंटेंस है परिणाम जानने के बाद उसके होश उड़ गए। परिणाम जानने के बाद उसके होश उड़ गए, तो हम लिखेंगे परिणाम जानने के बाद उसके होश उड़ गए। He freaked out, उसके होश उड़ गए, तो लिखेंगे he freaked out after finding out the results। तो he freaked out after finding out the results। परिणाम जानने के बाद उसके होश उड़ गए। उसे अपनी कार के टायर में पंक्चर दिखा तो राधा के होश उड़ गए। राधा फ्रिक्ड आउट व्हेन शीशा, जब उसको दिखा अपनी कार के टायर में पंचर। व्हेन शीशा और फ्लैट टायर ऑन हर कार। फ्लैट टायर का मतलब टायर में पंक्चर। हमारा अगला वाक्य है उसकी प्रतिक्रिया देखकर सबके होश उड़ गए।
उसकी प्रतिक्रिया देखकर सबके होश उड़ गए। तो यहाँ लिखेंगे सबके होश उड़ गए, तो एवरीवन फ्रिक्ड आउट। यहाँ लिखेंगे एवरीवन फ्रिक्ड आउट। एवरीवन फ्रिक्ड आउट, एवरीवन फ्रिक्ड आउट आफ्टर seeing his reaction, everyone freaked out after seeing his reaction। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सबके होश उड़ गए। फिर हमारा अगला है, जब उसने अचानक से पानी में गिरा हुआ सोने की घड़ी देखा तो उसके होश उड़ गए। अब उसके होश उड़ गए, फिर वही लिखेंगे ही फ्रिक्ड आउट, ही फ्रिक्ड, he freaked out, he freaked out when he saw his, when he saw his, when he saw his golden watch, when he saw his golden watch, golden watch fallen in the water, golden watch fallen in the water। तो he freaked out when he saw his golden watch fallen in the water। जब उसने अचानक से पानी में गिरा हुआ सोने की घड़ी देखा तो उसके होश उड़ गए। हमारा लास्ट सेंटेंस है, भूकंप महसूस होते ही छात्रों के होश उड़ गए। भूकंप महसूस होते ही छात्रों के होश उड़ गए, तो यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट्स फ्रिक्ड आउट, द स्टूडेंट्स फ्रिक्ड आउट, द स्टूडेंट्स फ्रिक्ड आउट, छात्रों के होश उड़ गए। फ्रिक्ड आउट as soon as they felt, as soon as they felt earthquake, as soon as they felt the earthquake। तो यह हो गया, भूकंप महसूस होते ही छात्रों के होश उड़ गए। द स्टूडेंट्स फ्रिक्ड आउट एज सून एज दे फेल्ट द अर्थक्वेक, अर्थात जैसे ही छात्रों को भूकंप महसूस हुआ वैसे ही उनके होश उड़ गए। तो द स्टूडेंट्स फ्रिक्ड आउट एज सून एज मतलब होते ही, दे फेल्ट द अर्थक्वेक जब उन्होंने भूकंप महसूस किया, यानी छात्रों ने जैसे ही भूकंप महसूस हुआ उनके होश उड़ गए। तो भूकंप महसूस होते ही छात्रों के होश उड़ गए, इसलिए यहाँ पर एज सून एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छात्रों को जैसे ही महसूस होता हुआ होगा भूकंप वैसे ही उनके होश उड़ गए। तो एज सून एज दे यहाँ यूज किया जाएगा। द स्टूडेंट्स फ्रिक्ड आउट एज सून एज दे फेल्ट द अर्थक्वेक। तो इस तरह से 10 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने जो है आपको फ्रिक्ड आउट का यूज करके और वाक्यों को बताने के लिए जानकारी दी, वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।